Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और एक बार फिर नेक्स्ट एक और क्लास लेकर आ गए हम करंट अफेयर्स की ऑन दी एनवायरमेंट. और बेसिकली एनवायरमेंट कम ज्योग्राफी रहेगी. जो बेसिक कोर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं और जो टॉपिक्स यूपीएससी के या एग्जाम रिलेटेड जो फेवरेट हॉट टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर जो रिसेंटली न्यूज में रहे हैं एक और क्लास लेकर आ गए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. This is current affairs on environment. So let's start. Our first topic is mangroves. इस बार मैंग्रोव्स न्यूज में रहे थे, तो सबसे पहले तो हम एक क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंग्रोव्स का कोई टॉपिक आया है तो पहले पढ़ेंगे कि मैंग्रोव्स होते क्या हैं, फिर मैंग्रोव्स की लोकेशंस क्या हैं, और सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंग्रोव्स न्यूज में क्यों रहे हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट आर मैंग्रोव्स. So, first see the picture. This is the mangrove vegetation. इस टाइप की मैंग्रोव्स की वेजिटेशन होती है. एंड मैंग्रोव्स होते क्या है? मैंग्रोव्स आर फ्लावरिंग ट्रीज. ध्यान रखेंगे, सिर्फ ट्रीज नहीं है, फ्लावरिंग ट्रीज हैं. एंड श्रब्स फाउंड अलोंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स. तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट इज ट्रॉपिकल एंड व्हाट इज सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन. एक बार अगर हम अर्थ को देखें, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. और अगर 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं और 5 डिग्री साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ की तरफ अगर बोथ हेमिस्फेयर की तरफ अगर हम जाएंगे, तो दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन. दिस इज ट्रॉपिकल रीजन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. क्लियर? और अगर 5 डिग्री और ऊपर की तरफ चले जाएंगे हम, फॉर एग्जांपल अगर हम 23 डिग्री हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाती है नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में, तो इसके बीच का एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन. क्लियर? तो इस रीजन के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स हैं कोस्ट लाइन के अलोंग, उनको क्या बोला जाता है सर? मैंग्रोव्स बोला जाता है. और दिस इज द पिक्चर ऑफ मैंग्रोव्स फॉर योर रेफरेंस. क्लियर? दीज देयर रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं वो भी पढ़ेंगे, व्हाई मैंग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट. क्लियर है? और इंडिया के अंदर कहां इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं मैंग्रोव्स की, एक बार देख लेते हैं. देयर रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर इवन व्हेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड कैन फिल्टर आउट अप टू 90% ऑफ द सॉल्ट. जो इनकी रूट्स है ये ऑलमोस्ट वाटर के अंदर सबमर्ज रहती हैं. अभी क्या है, फॉर एग्जांपल आपने टाइड्स सुना होगा, टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं. अभी इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि लो टाइड्स है, तो जो रूट्स हैं वो भी एक्सपोज हुई हैं बाहर की तरफ. लेकिन जनरली जब हाई टाइड्स रहते हैं और पानी का लेवल बहुत ऊपर रहता है, तो ये जितनी भी आप रूट्स देख रहे हैं या पानी में दिखाई दे रहा है, ये रूट्स जो है पानी के अंदर सबमर्ज रहती हैं. क्लियर? तो सर फिर ऑक्सीजन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दे रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. क्लियर? तो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और सबमर्ज रहते हैं वाटर में. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, आप देखेंगे तो कोस्ट लाइन के पास रहते हैं, यानी कि ओशियन और सी वाटर के अंदर ये सरवाइव कर जाते हैं. कैसे सरवाइव कर जाते हैं सर? इनकी एबिलिटी है कि जो रूट्स हैं दे कैन फिल्टर अप टू 90% ऑफ द सॉल्ट. आपको पता है किसी भी ट्री को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, और पानी कहां से आता है? पानी कहां से आता है सर? रूट से पानी आता है. जो अलग अलग उसके टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड जाइलम वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो कहां से सर? रूट से पानी ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है. तो सोल्टी पानी होता है, सलाइन वाटर होता है सी और ओशियंस का. तो सर क्या होता है, उसके अंदर जो सोल्ट है उसको अप टू 90% जो सोल्ट है उसको वो फिल्टर आउट कर देते हैं. क्लियर है? They are unique in way called vivipary. Their seeds sprout while still attached to the parent tree. क्या होता है कि जो इनके फॉर एग्जांपल जो इनके सीड्स हैं ये इसी के अंदर अटैच्ड रहते हैं, और इसी के अंदर उनकी जो बर्ड्स है वो निकल आती हैं, और एक नया ट्री यहीं से ही निकलने स्टार्ट हो जाता है. आप देखेंगे ऊपर से ही ये जो इनकी रूट्स है नीचे की तरफ आने लगती हैं. तो एक और एक यूनिक फीचर है. व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं. कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन.
रिड्यूस वेव एंड स्टॉर्म एनर्जी अप टू बाई 55%, प्रोटेक्टिंग कोस्टल कम्युनिटीज। जब जो ओशन वेव्स हैं, टाइडल वेव्स हैं, वो जब आकर कोस्ट लाइंस पर टकराती हैं तो क्या होता है सर, क्या होता है, इरोजन होता है, बहुत ज्यादा कोस्ट लाइन का इरोजन होता है, मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा कट जाती है, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है, वहां की जो कम्युनिटीज है उनको हार्मफुल होता है। लेकिन मैंग्रोव से क्या होता है, जो आने वाली ये कोस्टल वेव्स हैं, ये जो टाइडल वेव्स हैं, इनको 55% तक इनकी एनर्जी को कम कर देता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन स्टोर 7 to 10 टाइम्स मोर कार्बन देन दी अदर फॉरेस्ट। जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं, जो नॉर्मल फॉरेस्ट है, उनसे 7 से 10 गुना ज्यादा ये जो कार्बन को है स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है, कार्बन स्टोर कर सकते हैं, कार्बन को एब्जॉर्व कर सकते हैं। लाइवलीहुड्स अबाउट प्रोवाइड फूड, फिश एंड इनकम थ्रू एक्वाकल्चर एंड इको टूरिज्म। इको टूरिज्म लोग बहुत आते हैं देखने के लिए, एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे उड़ीसा में भीतरकनिका है और सुंदरबन डेल्टा है। तो सुंदरबन में सबसे बड़ा मैंग्रोव का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारा यहाँ पर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर है, इंडिया के अंदर सुंदरबन डेल्टा के पास है। क्लियर है, तो बहुत सारे लोग वहां टूरिज्म के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वाकल्चर, वहां के जो लोग हैं फिशिंग वगैरह करते हैं, इनकम प्रोवाइड कराता है, तो एक तरीके से लाइवलीहुड सपोर्ट भी करता है। क्लियर है, पता चल गया वाई मैंग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर, इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या है सर, What are the important locations of the mangroves in India? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल एंड भीतरकनिका, उड़ीसा। अभी आगे मैप में और हम देखेंगे कि कहां कहां मैंग्रोव्स लोकेटेड है, इनकी लोकेशंस भी दोनों देखेंगे। क्लियर है, तो एक बार देख लेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सब ध्यान रखेंगे, जो सुंदरबन डेल्टा के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, these are the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एंड भीतरकनिका, इट इज इन उड़ीसा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड रामसर वेटलैंड है। ये रामसर साइट भी है, रामसर के ऊपर भी हमारी आज पीपीटी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, कोई नई रामसर साइट ऐड होती है या किसी स्टेट में पूछ लेता है कि ये रामसर साइट किस स्टेट के अंदर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो जो भीतरकनिका उड़ीसा है, ये एक रामसर वेटलैंड्स भी है या रामसर साइट भी है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार अब देखेंगे मैंग्रोव्स इन इंडिया। ये देखिए, देयर आर सम अदर पिक्चर्स ऑल्सो। देखिए मैंग्रोव्स किस तरीके से, इनकी जो रूट्स हैं ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड हैं। ये देखिए, एक्सपोज होने के बाद जो इनकी रूट्स हैं किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो दीज आर द मैंग्रोव्स एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ द मैंग्रोव्स इन इंडिया। कहां कहां पर है सर, अभी जो हमने बात करी सबसे पहले तो सुंदरबन, कहां पर है सर, वेस्ट बंगाल के अंदर है सुंदरबन। सबरलेखा है, धर्मा है, भीतरकनिका, ये देखिए दिस इज भीतरकनिका। कहां पर है सर, ये उड़ीसा के अंदर है। और इसी के नीचे महानदी और चिलिका लेक, चिलिका लेक के आसपास भी मैंग्रोव्स की जो वेजिटेशन है वो होती है। इधर ईस्ट गोदावरी, कृष्णा, ईस्ट गोदावरी, पुलिकट और पीछावरम और रामनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। वेमनाड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ एक लेक भी है, क्लियर है, और ब्रैकिश वाटर लेक भी बोला जाता है इसको, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबाद, क्लियर है, और वैतरना एक रिवर के ऊपर भी है, प्लस गोवा के कुछ, गोवा के अंदर भी है, कर्नाटका और महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। मैंग्रोव्स की लोकेशंस है, किसी भी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आपसे वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोल देगा, नॉर्थ टू साउथ, या स्टेट पूछ लेगा कि ये जो स्टेट है, ये जो मैंग्रोव की वेजिटेशन है, ये किस स्टेट के अंदर है। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आपने यहाँ की रिवर्स या कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी आपने पढ़ी हो तो उन्हीं सिटीज के ऊपर इनका नाम है, तो बहुत इजी रहेगा आपको गैस कर पाना ये किस स्टेट के अंदर है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं न्यूज में मैंग्रोव्स रहे क्यों थे, किस लिए न्यूज। क्लियर, देखिए एक बार, A new study in current biology explain, एक नई स्टडी आई थी जो मैंग्रोव्स के ऊपर है, मैंग्रोव सेल्स के ऊपर है, किस तरीके से वो सोल्ट को फिल्टर आउट करते हैं। क्लियर है, तो न्यू स्टडी करंट बायोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ मैंग्रोव ट्री सर्वाइव एंड थ्राइव इन सोल्टी सी वाटर एनवायरमेंट्स, किस तरीके से सोल्टी एनवायरमेंट्स के अंदर या ओशन वाटर के अंदर वो सर्वाइव कर पाते हैं। Mangroves are glow tropical coastline where land meets sea. They thrive in salty muddy areas where most plants cannot survive. ये हमने बात कर ली है कि कोस्ट लाइन के अंदर
कोस्टलाइन के आसपास पाए जाते हैं, प्लस सोल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, जहां की मोस्टली जो ट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? इनकी एबिलिटी है कि जो इनकी रूट्स हैं, जब ये पानी वहां से एब्जॉर्ब करती हैं तो 90% ऑफ द सॉल्ट वो फिल्टर आउट कर देती हैं। साइंटिस्ट आर स्टडीइंग मैंग्रोव्स बिकम बिकॉज अंडरस्टैंडिंग देयर सोल्ट टॉलरेंस। क्लियर है? सोल्ट टॉलरेंस भी है, अब 90% फिल्टर आउट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो जो सोल्ट है वो ट्री के अंदर जा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं सोल्ट टॉलरेंस एबिलिटी भी है इनकी। कैन हेल्प डेवलप क्रॉप्स दैट ग्रो इन सोल्टी सोइल्स। तो जो कोस्टल एरियाज हैं जहां टाइड्स की वजह से लैंड के अंदर वाटर आ जाता है और फसल खराब हो जाती है, तो इस तरीके से जीएम जो क्रॉप्स होती हैं, इस तरीके से सीड्स का डेवलप किया जा सकता है मैंग्रोव्स की स्टडी कर कर, जो सोल्ट टॉलरेंस हो, जो सोल्टी वाटर के अंदर या सोल्टी लैंड के अंदर, सलाइन लैंड के अंदर जो सर्वाइव कर सकते हैं या ग्रो हो सकते हैं। तो इस टाइप का विच इज वाइटल एज राइजिंग सी लेवल। जैसे आपने बताया सी लेवल, जो ओशन का लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी जमीन की तरफ आने की ट्राई करेगा। कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज करेंगे, जो एग्रीकल्चरल लैंड है अलोंग द कोस्ट लाइन वो भी कहीं ना कहीं सबमर्ज करेंगे वाटर के अंदर। तो ऐसी चैलेंजेस के सामने जरूरी है इस तरीके की स्टडी करना, और मैंग्रोव्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी की जा सकती है और ऐसी सोल्ट या ऐसी क्रॉप्स या ऐसे सीड्स को डेवलप किया जा सकता है जो कि कहां पर ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है? अब देख लीजिए की फाइंडिंग्स क्या थी, किस लिए था मैंग्रोव सेल। मैंग्रोव सर्वाइव नॉट बिकॉज ऑफ स्पेशल पोर्स स्टोमेटा। आपने पढ़ा ही होगा, बायो के अंदर स्टोमेटा होता है जहां पर गैस डिफ्यूजन वगैरह होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन का बाहर निकाला जाता है, या क्लोरोफिल वगैरह आपने पढ़ा होगा जहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है। क्लियर है? देयर लीफ सेल्स आर स्मॉलर एंड हैव थिकर वॉल्स गिविंग देम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। किस लिए सर? जो इनके सेल लीव्स हैं वो स्मॉलर हैं लेकिन बहुत ज्यादा थिक होते हैं, और इसी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं सोल्ट को हैंडल करने की? सोल्ट एक्सक्लूजन, रूट्स ब्लॉक मोस्ट ऑफ द सोल्ट बिफोर इट एंटर्स द प्लांट। जो रूट्स हैं, जो बाहर की उसकी लेयर है, वो सोल्ट को प्रिवेंट कर देती है। सोल्ट सेक्रीशन, सम स्पीसीज टेक इन सोल्ट बट रिमूव इट थ्रू टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स। कुछ जो मैंग्रोव्स की स्पीसीज हैं वो सोल्ट सिक्रीशन भी करती हैं, यानी कि एंटर करने के बाद ट्री के अंदर के बाद वो सोल्ट को बाहर भी निकाल देती हैं, सोल्ट सेक्रीशन कर देती हैं। एंड थर्ड इज फ्रेश वाटर स्टोरेज। Their thick and fleshy leaves store fresh water like sponges similar to desert plants। जैसे आपने डेजर्ट प्लांट पढ़ा होगा, उनके जो क्या क्या खासियत है डेजर्ट प्लांट्स की कि जब तो उनके तने होते हैं, नीचे के जो पार्ट्स हैं उन प्लांट्स के वो बहुत बड़े होते हैं, आपने जो बहुत थिक होते हैं, हाइट में कम होते हैं, और उनकी जो लीव्स वगैरह हैं, पत्ते हैं, वो बहुत कम होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर डेजर्ट में पानी की कमी होती है और ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर करने के लिए वो इस टाइप का ट्री होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, नीचे से बहुत मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम फ्रेश वाटर स्टोरेज, बहुत ज्यादा वाटर स्टोरेज करने के लिए क्या होता है, देयर थिक एंड फ्लैशी लीव जो होती है वो फ्रेश वाटर को लाइक स्पॉन्ज की तरह होती है, आप दबाएंगे तो पानी बाहर निकलने लगेगा, तो इस टाइप से फ्रेश वाटर को भी वो स्टोरेज कर लेती है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मैंग्रोव। तो ध्यान रखेंगे मैंग्रोव है कहां पर, व्हाट इज मैंग्रोव। क्लियर है? मैंग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस है मैंग्रोव की, क्योंकि आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर, इंडिया, वो सेकंड लार्जेस्ट भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं मैंग्रोव्स के ऊपर, क्यों न्यूज में है। क्लियर है? और लोकेशंस के ऊपर ध्यान रखिए, लोकेशंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हमेशा न्यूज में रहने वाला बर्ड, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए सबसे पहले तो एक बार देख लीजिए कि ये होता कैसा है। दिस इज योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड बोला जाता है इसको, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड क्या बोला जाता है इसको, सॉरी, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड एंड फाउंड ओनली इन इंडिया। ध्यान रखेंगे, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। तो बहुत सारी आपको क्या मिल गई, फैक्ट्स मिल गए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ये इसलिए हो जाता है सर, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, इंडिया के अंदर मिलता है सिर्फ, और क्या है सर, इस राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। तो इसका मतलब क्या है,
कहां पाया जाएगा ये? मोस्टली राजस्थान के अंदर पाया जाएगा। और ये ओमनीवोर्स होते हैं। कैसे सर? बोथ प्लांट्स को भी खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स को भी, लाइक इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड, इनको भी ये खाते हैं। तो मेकिंग इट ओमनीवोर्स। क्लियर है? अब देखिए हमेशा ही न्यूज में क्यों रहते हैं सर? इनके एग्जिस्टेंस को थ्रेट रहता है। थ्रेट क्यों रहता है सर? एक IUCN रेड लिस्ट है, आपने पढ़ा होगा, बहुत बार क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं कि ये मंकी है फॉर एग्जांपल, या ये कोई एनिमल है या कोई स्पीसीज है, ये रेड लिस्ट की किस कैटेगरी के अंदर आती है? क्रिटिकल, एंडेंजर्ड, वनरेबल हो गई है, नॉन वनरेबल हो गई है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज IUCN, कि व्हाट इज रेड लिस्ट और क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है, बिल्कुल एंड पर मानी जाती है, कि जब बिल्कुल जो स्पीसीज है एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो उस कैटेगरी में इसको डाला जाता है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखें कि थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स ऐसा, इनको थ्रेट्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपने देखा हो राजस्थान में जो जो बिजली की तारें जाती हैं, बड़े बड़े खंभे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, उनमें क्या होता है, जब ये उड़ते हैं तो कभी कभी दिखाई नहीं देता, तो उनमें टकरा कर मर जाते हैं। उनकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा लेस देन 150 बर्ड्स ही बची हैं सर, सिर्फ 150 बर्ड्स। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है और हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड भी है, स्टेट ऑफ राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। और लेकिन क्या है, बिगेस्ट थ्रेट इज कोलिजन विद पावर लाइंस। अदर डेंजर्स इंक्लूड लॉस ऑफ ग्रासलैंड, प्रेडेशन बाय डॉग्स, फॉक्सेस, कुत्ते वगैरह इनको अटैक कर देते हैं, जो लोमड़ी वगैरह है उनको अटैक कर देती हैं। और हंटिंग भी इनकी बहुत ज्यादा होती है, वहां के जो लोग हैं वहां इनकी हंटिंग वगैरह करते हैं। तो इस टाइप के थ्रेट्स हैं, लेकिन मेजर थ्रेट्स क्या है? थ्रेट इज कोलिजन विद पावर लाइंस। आपने देखा होगा रेगुलरली कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि जो पावर लाइंस है उनको अंडरग्राउंड करिए, जो उस एरिया में जहां पर ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसी के एरिया में, सराउंडिंग्स में ये ज्यादातर इनकी जो देखा गया कि उसी एरिया के अंदर रहते हैं। तो उसी एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनकी जो पावर लाइंस है इनको अंडरग्राउंड करिए। क्लियर है? कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, एक बार देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अंडरग्राउंड पावर केबल, जो भी मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अंडरग्राउंड ऑर्डर अंडरग्राउंड पावर केबल्स एंड बर्ड डाइवर्टर्स टू स्टॉप एक्सीडेंट, की जो बर्ड्स को उनको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे तरीके से अपनाए जाए कि अगर बर्ड उड़कर भी आ रहा है तो कहीं और को डाइवर्ट कर जाए, उस एरिया के अंदर ना आए अगर पावर लाइंस है। अंडर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये, इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। राजस्थान हैज सेट अप अ ब्रीडिंग सेंटर एट रामदेवरा विच हैज सक्सेसफुली हैच्ड सेवरल चिक्स। इनके जो बच्चे हैं उनको चिक्स बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोला जाता है? तो चिक्स बोला जाता है। और उनके क्लियर, उनकी ब्रीडिंग वगैरह के लिए बनाया गया है। कहां बनाया गया है सर? रामदेवरा के अंदर है, और अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर है? तो दिस इज योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड दिस इज IUCN की रेड लिस्ट के किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आता है सर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। वो सीवियर, बहुत सेंसिटिव लिस्ट होती है, बाद में एक तरीके से बहुत सीरियस माना जाता है कि एक तरफ से खत्म होने की कगार पर है ये बर्ड। एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज IUCN रेड लिस्ट क्या है। एक बार IUCN रेड लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि होती क्या है ये देखिए। दिस इज इंटरनेशनल, फुल फॉर्म क्या है IUCN की? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है? तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। देख लेते हैं क्या है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज हो। कब फाउंड किया गया था इसको? 1948 में फाउंड किया गया था, लेकिन नाम पहले क्या था इसका? IUPN बोलते थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, 1956 के अंदर चेंज किया गया, जो आज इसका करंट एक्रोनिम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। इट ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने आपको बताया क्या क्या ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं सर इसके। नेचर को कंजर्व करना, एनिमल्स ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकना, क्लियर है, और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का करना। क्लियर है? तो इसी ने एक IUCN ने ही एक अपनी एक रेड लिस्ट बनाई हुई है, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, जितनी भी थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनको
कैटेगराइज्ड करने के लिए, उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए एक लिस्ट बनाइए जिसको हम रेड लिस्ट बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए है क्या, इस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, क्या वो सिर्फ एनिमल्स को कैटेगराइज करती है? उसमें एनिमल्स इंक्लूड हैं? जी नहीं, उसमें प्लांट्स भी हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो थ्रेटन्ड है, उनका जिनका एग्जिस्टेंस है थ्रेटन्ड है। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे। अनवील्ड कब 1994 के अंदर ये पहली बार लिस्ट आई गई थी जो इवेल्युएट करेगी उनके एक्सटेंशन रिस्क को ऑफ 1000 स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। क्लियर है, अब एक बार देख लेंगे इसमें कैटेगरीज की क्या है। ये आपकी रेड लिस्ट है, क्या क्या कैटेगरीज हैं? सबसे पहले तो है जो नॉन इवेल्युएटेड हैं, जो इवेल्युएट ही नहीं करेंगी और जिनका डाटा डेफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट ये स्टार्ट होता है, यहां से देखेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये लीस्ट कंसर्न। सबसे पहले क्या आता है? लीस्ट कंसर्न, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं, बहुत अभी उसकी एग्जिस्टेंस है, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। क्लियर है, उसके बाद आता है नियर थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड होने के नियर है। उसके बाद आता है कि सर वल्नरेबल है। उसके बाद एंडेंजर्ड आता है, एंडेंजर्ड। इधर की तरफ हम जाते जा रहे हैं तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ता चला जा रहा है, उनके जो थ्रेट, उनके ऊपर जो थ्रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है? एलसी, लीस्ट कंसर्न। उसके बाद क्या आता है? नियर वनरेबल। उसके बाद आता है वनरेबल। उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, और मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में क्या आता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्लियर है, और फिर नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि सर जंगलों में, आसपास वाइल्ड में, नेचर के अंदर खत्म हो चुकी है वो स्पीसीज, जो भी कोई बची हुई है तो किसी रिसर्च सेंटर में है या फॉर एग्जांपल जू वगैरह में है, उसके अलावा वो वाइल्ड के अंदर, फॉरेस्ट वगैरह के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और एक होता है फुल्ली एक्सटिंक्ट हो जाना, कि सर खत्म ही हो चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा चीता पूरी तरीके से इंडिया के अंदर से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। क्लियर है, हालांकि प्रोजेक्ट चीता के बारे में हमने इस पीडीएफ में भी बात करी है। प्रोजेक्ट चीता कब चलाया गया, कहां से प्रोजेक्ट चीता किस जगह पर इंडिया के अंदर लाए गए, किस कंट्री से कितने लाए गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो क्या है सर? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो सबसे देखिए, मैंने आपको बात करी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कैटेगरी के अंदर आ रहा था सर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो पूरा एक्सटिंक्ट ही आ जाता है, खत्म हो गया, है ही नहीं है वाइल्ड के अंदर। क्लियर है, तो ये आपकी आईयूसीएन रेड लिस्ट। ध्यान रखेंगे कि फुल फॉर्म क्या है, कब स्टार्ट हुआ, व्हाट इज रेड लिस्ट, और रेड लिस्ट के अंदर कौन कौन होते हैं सर? प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म थ्रेटन्ड फॉर देयर एक्सटिंक्शन या एग्जिस्टेंस। क्लियर है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा से और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द नेक्स्ट इज थर्ड, अगेन एक और स्पीसीज क्या है? वेस्टर्न त्रागोपान। वेस्टर्न त्रागोपान, रिसेंट स्टडीज, दिस इज योर, एक बर्ड है, बड़ी ब्यूटीफुल बर्ड है। सबसे पहले कहां पाई जाती है? क्लियर है, कोई नेशनल पार्क वगैरह है इससे रिलेटेड है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसकी रेड लिस्ट के अंदर किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है, रिसेंट स्टडीज शोज that the habitat loss and human disturbance threatened the western tragopan in the Himalayas। कहां पर, कहां की बर्ड है सर? हिमालयन बर्ड है ये। तो वहां का जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से और हैबिटेट लॉस की वजह से, क्लियर है, तो क्या हो गया है? इसके एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। अब देख लेते हैं क्या, इट इज वन ऑफ द इंडियाज रेयरेस्ट फिजेंट्स एंड इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल। अब आपको दो स्टेट बर्ड पता चल गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां की है सर? राजस्थान की है। और वेस्टर्न त्रैगोपान कहां की है सर? हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। क्लियर है, और ये रेयरेस्ट है, इंडियाज रेयरेस्ट फिजेंट्स है ये। इट इज मीडियम साइज बर्ड फेमस फॉर द मेल ब्राइट रेड चेस्ट। ये आप देख रहे हैं रेड चेस्ट होती है, मेल की रेड चेस्ट होती है, एंड स्पॉटेड व्हाइट फीदर्स, जो ये व्हाइट फीदर्स आप देख रहे हैं, व्हाइट फीदर्स इसके अंदर होते हैं। क्लियर है, विच मेक इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिमालयन बर्ड। देख ही पा रहे हैं, ये इसका रियल फोटो है, देखिए एक बार। क्लियर है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है जब आप हिमालय वगैरह हिमाचल में जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर सेक्लूडेड प्लेस में जाएंगे जहां पर जो हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा कम है, जहां लोगों का आवागमन बहुत कम है
और लोग कम रह रहे हैं, शहर वगैरह से दूर हैं, गांव की तरफ जो ऊपर के एरियाज में जाएंगे सेक्युलर प्लेस में, तो हो सकता है आपको दिखाई दे जाए, वैसे बहुत रेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तुंगनाथ की तरफ जाएंगे, चोपता की तरफ, तो जब तुंगनाथ का चंद्रशिला का ट्रैक करते हैं तो उन जो छोटे मोटे फॉरेस्ट मिलते हैं, तो वहां पर कई बार आपको हो सकता है, लकी अगर आप हैं तो आपको ये दिखाई दे जाएगी। क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं प्रोटेक्शन एंड पॉपुलेशन क्या है इसकी। पॉपुलेशन अराउंड 3000 से लेकर 9500 मैच्योर बर्ड्स रिमेन है। तो हालांकि आप देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से तो बहुत ज्यादा है, उनकी तो 150 ही बची थी, तो हालांकि क्रिटिकल एंडेंजर्ड में तो नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया किस में होगा, ये वनरेबल की किस्त में आता है। तो पहले क्या था, लीस्ट कंसर्न, उसके बाद क्या आता है सर, नियर वनरेबल, उसके बाद क्या आता था सर, वनरेबल आता था, और उसके बाद ही क्या आता था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और फिर एक्सटिंक्ट आ जाता है। तो इस क्रोनोलॉजी को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी रेड लिस्ट की। लीस्ट कंसर्न, नियर वनरेबल, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। क्लियर है? तो ये क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आता है सर, वनरेबल के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए जब आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कोई भी आ जाता है, तो हमने भी साइन किया हुआ है आईयूसीएन को, तो हमने क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, अगर शेड्यूल 1 के अंदर कोई भी स्पीसीज या पेड़ वगैरह डाल दिया है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन है। आप उसको, किसी पेड़ है अगर, तो पेड़ को काट नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, किसी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते हैं, हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो उनको भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट पता चली और आपको शेड्यूल 1 भी पता चल गया। क्लियर है? तो दिस इज वेस्टर्न ट्रैगोपान। नेक्स्ट चलते हैं, एंड द फोर्थ इज वर्ल्ड सोइल डे। ध्यान रखेंगे कब बनाया जाता है, सबसे पहले तो यही है कि 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को क्या बनाया गया, वर्ल्ड सोइल डे बनाया गया। एनुअली बनाया जाता है, रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्दी सोइल टू एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, 2002 में पहली बार प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा, IUSS, इंटरनेशनल यूनियन फॉर सॉइल साइंसेस के अंदर। क्लियर? इट वाज लेटर एंडोर्स्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इन 2013 के अंदर। क्लियर है? और इस बार की थीम क्या रही थी, थीम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वर्ल्ड सोइल डे की इस बार थीम क्या रही थी। पहली बात तो 5 दिसंबर को बनाया जाता है। क्लियर है? कब से बनाया जाने लगा है, 2002 से। और इस बार की थीम क्या थी, हेल्दी सोइल फॉर हेल्थी सिटीज। क्लियर है? हेल्दी सोइल फॉर हेल्दी सिटीज। अरे एक बार देख लेंगे इंडिया के अंदर कितने टाइप की सोइल पाई जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आती है सर, ब्लैक सोइल। क्लियर है? फिर आती है आपकी एलुवियल सोइल। ब्लैक सोइल कहां पर है, ये रही आपकी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन से, महाराष्ट्र के कुछ रीजन से, कर्नाटका का ऊपर रीजन से, जो आपका मेजरली दक्कन का इलाका है, दक्कन प्लेटू है, जो ब्लैक सोइल है वहां पाई जाती है। उसके बाद एलुवियल सोइल, जिसको, क्लियर है, जिसको खादर भी बोलते हैं, या गंगा के प्लेन्स, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, जो आपका ये वाला रीजन है, अब ये झारखंड वाला रीजन है, इधर साइड का रीजन है, MP के विंध्याचल के इधर साइड वाले रीजन है। क्लियर है? तो ये क्या है, आपके एलुवियल प्लेन्स हैं। क्लियर है? ये रिवर प्लेन्स हैं, क्रिएटेड फ्रॉम इंडस रिवर, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये भी देखेंगे, ये भी क्या है, ये भी प्लेन्स, एलुवियल सोइल है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ने प्लेन्स बनाए हुए, तो इनको एलुवियल सोइल बोलते हैं। एक है सर आपकी रेड सोइल, ये रही आपकी रेड सोइल। क्लियर है? एक होती है लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल है। एक फॉरेस्ट माउंटेन सोइल, जो फॉरेस्ट के ऊपर या माउंटेन के ऊपर पाई जाती है। और एक होती है आपकी एरिड या डेजर्ट सोइल, जो आपके डेजर्ट एरिया में, जो आपका थार का रीजन है राजस्थान के अंदर, वहां पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी टाइप ऑफ सोइल। अब इनके टाइप याद रखेंगे, क्या क्या इनके अंदर होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम। क्लियर है? इस टाइप से हाई इन फॉस्फेट, नाइट्रोजन, लो इन नाइट्रोजन वगैरह होता है। क्या बोला जाता है इसको, सेल्फ प्लफिंग किसको बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ प्लफिंग, जो अपने आप से खुदाई हो जाती है, किसकी हो जाती है सर, ब्लैक सोइल को बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है, आपने देखो बड़े बड़े इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, किस वजह से, पानी की कमी से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और वो अपने आप ही, उसको इसी फीचर को बोला जाता है सेल्फ प्लफिंग फीचर ऑफ द ब्लैक सोइल। तो फीचर्स पढ़ लेंगे एक बार, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्रोजेक्ट चीता के अलोंग एक ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिग कैट अलायंस।
बिग कैट अलायंस, बिग कैट होती क्या है एक बार ही देख लेंगे। बिग कैट किसको बोलते हैं सर? लेपर्ड हो गया है आपका, टाइगर हो गया है, क्लियर है, पैंथर वगैरह हो गया है, लायन हो गया है, चीता हो गया है, ठीक है, ये स्नो लेपर्ड वगैरह होते हैं, क्लियर है। तो इनको क्या बोला जाता है सर? बिग कैट अलायंस है, बिग कैट, सॉरी बिग कैट इनको बोला जाता है, क्लियर। अब देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एड्रेस द हाई लेवल मीटिंग ऑफ द कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव फॉर बिग कैट कंजर्वेशन। इनके कंजर्वेशन के लिए क्या हो रहा है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। लॉन्च बाई इंडिया ने ही लॉन्च किया था, कब? 2023 के अंदर लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। दिस इज योर प्यूमा, क्लियर, दिस इज योर लेपर्ड, क्लियर है, दिस इज योर टाइगर, दिस इज लायन एंड दिस इज चीता, दिस इज योर स्नो लेपर्ड, क्लियर है। आउट ऑफ द 7 बिग कैट्स अंडर द आईबीसीए, 5 आर फाउंड इन इंडिया। इसके अंदर जो 5 है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी सर? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। चीता हालांकि एक्सटिंक्ट हो गया था, प्रोजेक्ट चीता के बाद बाहर से अफ्रीका वगैरह से लेकर आए थे। ओपन टू 97 रेंज कंट्रीज हैं भी इसके अंदर। अब एक बार देख लेंगे अलग अलग स्पीसीज और इनके कंजर्वेशन स्टेटस है क्या इस बार के। टाइगर, इससे में याद रखने वाली क्या बात है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च कब हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च हो गई थी, और कोई इसकी अगर कोई मीटिंग अगर होनी है रिसेंटली, वो मीटिंग हुई कहां पर है, क्लियर है। और कौन कौन सी जो स्पीसीज है उसके अंदर आती है, मैंने आपको बताया कितनी आती हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 7 आती हैं। और उसके अंदर कहा सारी की सारी इंडिया में नहीं मिलती हैं, सिर्फ 5 ही इंडिया के अंदर मिलती हैं। पूमा और जैगुआर इंडिया के अंदर नहीं मिलते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। एक बार देख लेंगे, टाइगर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड है, लेपर्ड वनरेबल है, और चीता मैंने आपको बताया एक्सटिंक्ट हो चुका था, उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कराना पड़ा है। बाहर से अफ्रीका से क्या है लेकर आए हैं चीता को, क्लियर। प्रोजेक्ट चीता 2022 के अंदर हमने चलाया था, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, मैंने आईयूसीएन बता दिया है आपको कि रेड लिस्ट के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, व्हाट इज रेड लिस्ट एंड व्हाट आईयूसीएन एंड व्हाट इज आईयूपीएन, आईयूपीएन बोलते थे पहले। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया ड्रॉप 13 प्लेसेस, बैड न्यूज है, 13 प्लेसेस नीचे चला गया है, और अब क्या हो गया 23 इसकी प्लेस हो गई इनटू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो सबसे पहले अबाउट सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन करता है? दिस इज एनुअल इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर मिटिगेशन परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन वगैरह से करती है, क्लियर है। क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, एनर्जी यूज है, 14 इंडिकेटर्स हैं अलग अलग 4 कैटेगरीज के अंदर। 4 कैटेगरीज क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और अगर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी यूज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी, इसको कर लेंगे पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसी, क्लियर है। इंडिया परफॉर्मेंस क्या रही है अलग, अगर चारों कैटेगरीज की बात करें तो चारों कैटेगरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज कि देयर आर 4 कैटेगरीज इन दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इंडिया ने किस तरीके का परफॉर्म किया है वो बोल देगा कि इंडिया ने चारों कैटेगरी में लो परफॉर्म किया है, जी नहीं, बाकी 3 कैटेगरीज में हमने मीडियम परफॉर्म किया है। लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हम अभी लो परफॉर्म कर रहे हैं, लेबल्ड अमंग बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल वर्ल्ड वाइड, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला कैटेगरी है उसके अंदर हमने लो परफॉर्म किया, बाकी जो 3 कैटेगरीज हैं ग्रीन हाउस एमिशन, गैस, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, उसके अंदर हमने मीडियम परफॉर्म किया है, क्लियर। टॉप कंट्रीज देख लेंगे, सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज क्या रही हैं सर? डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को, चिली वगैरह रही हैं। इंडिया की 23rd रैंक है, मैंने आपको बताया। एट्रीब्यूटेड टू नो नेशनल कोल एग्जिट डेडलाइन, ऑन गोइल की कोल हम कब एग्जिट कर देंगे या कोल से जो डिपेंडेंसी है हमारी कोल के ऊपर उसको कब खत्म करने वाले हैं, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, ये रिपोर्ट बता रही है। ऑनगोइंग कोल ऑक्शंस हैं, जो कोल है अभी भी ऑक्शन हो रहे हैं बहुत ज्यादा। रेजेस कंसर्न अबाउट क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पेरिस वगैरह के लेकर जो वहां पर जो कमिटमेंट्स दिए गए थे उनके ऊपर नहीं होता है। तो रिपोर्ट ओवरऑल क्या बताती है कि इंडिया ने हालांकि
खराब परफॉर्म किया है, 23rd रैंक है। और रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, जैसे मैंने आपको कोल पर ही अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, तो कोल पर ज्यादा डिपेंडेंट है हम, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं लो परफॉर्म किया। तो रैंक याद रखेंगे, क्लियर है, और किस चीज से रिलेटेड है, क्या कैटेगरीज है और इंडिया ने किस तरीके का परफॉर्म किया। सिर्फ रैंक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते सर, अब आपको स्टेटमेंट वाइज ये पूछ लेगा कि कितनी कैटेगरीज है, कौन कौन सी कैटेगरीज और किस कैटेगरीज में कैसा परफॉर्म किया है इंडिया ने। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। कोप 30 मीटिंग के ध्यान रखना, ब्राजील के अंदर हुई है इनकी कोप 30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30th मीटिंग है इनकी, क्लियर है, नवंबर 2025 में, और वहां पर ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ था। क्लियर है, चलिए अगेन एक और रिपोर्ट है आपकी, सोलो रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज होती है सर? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्लियर है। फ्लैगशिप रिपोर्ट है ऑन लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज टू अचीव फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। वही लैंड एंड वाटर के लिए मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का नहीं कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से। की फाइंडिंग्स क्या है, हंगर बर्डन अराउंड फेस विद रिकरिंग फूड इमरजेंसीज, हंगर बर्डन है बहुत ज्यादा, राइजिंग डिमांड है सर, बाय 2025 फीडिंग 9.7 बिलियन पीपल विल रिक्वायर 50% more food and 25% fresh water than 2012 levels। तो सर जो जितना हम फूड आज हमारे पास है उससे 50% ज्यादा फूड हमें रिक्वायर्ड होगा 2050 के आने वाले टाइम में। क्लियर है, और कितनी पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9.7 बिलियन के अंदर। About 1.3 billion hectare of global land is degraded and 60% of its agricultural land। 60% एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेड करी है, देन 10% ग्लोबल लैंड डिग्रेड करी गई है। एग्रीकल्चर कंज्यूम 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर, ये ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर या जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं या इंडिया के अंदर इरिगेशन को लेकर बात करते हैं, तो आप यहाँ एक फैक्ट दे देते हैं कि एग्रीकल्चर कंज्यूम करती है 72% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर सर वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी कंजम्पशन के लिए भी बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, तो इसलिए हमें ऐसी क्रॉप को बढ़ावा देना होगा या ऐसी इरिगेशन मेथड्स को बढ़ावा देना होगा जो कम से कम वाटर को वेस्ट करें। क्लियर है, फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज, मोनोक्रॉपिंग ड्राइव सोल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, पोल्यूशन, वही फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इरिगेशन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फ्रेश वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसका इरिगेशन हो रहा है। क्लियर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में एक बार देख लेंगे। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन की एजेंसी है, ध्यान रखेंगे, और 195 मेंबर्स हैं इसके, 194 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, और FAO का हेडक्वार्टर कहां है सर? इटली, रोम के अंदर है। क्लियर है, so this is all about this report। Let's head to the next point, and next point is Global Environment Outlook 7। एक और रिपोर्ट आपकी आई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक 7 या GEO7 के नाम से, ड्यूरिंग UNEA 7 इन नायरोबी के अंदर। क्लियर है, नायरोबी कहां पर है सर? ये नायरोबी है आपका केनिया के अंदर, तो वहां पर इनकी मीटिंग हुई है और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया किसके द्वारा? UNEP प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक कब पहली बार पब्लिश हुई थी? 1997 के अंदर पब्लिश हुई थी। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ प्लेनेट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट पॉलिसीज। प्लेनेट और ग्लोबल एनवायरमेंट पॉलिसीज हैं, कंट्रीज किस तरीके से स्टेप ले रही हैं, क्या पॉलिसीज हैं। अभी हमने बात करी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, हमने भी बात करी थी, क्या सर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किस तरीके से जा रहे हैं, तो इस टाइप की पॉलिसीज को स्टडी करती हैं और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ये रिलीज करती हैं। द 7th एडिशन है, आपको बताया मैंने, GEO7 के नाम से है। अ फ्यूचर वी चूज, ये थीम है इस रिपोर्ट की। क्लियर है, क्या थीम है सर इसकी? द फ्यूचर वी चूज, वॉर्म द अर्थ, warn that the earth is approaching irreversible tipping points। tipping points का मतलब है हम उस टेम्परेचर पर पहुंच रहे हैं, उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां से रिवर्स वापस आना बड़ा मुश्किल है। क्लियर है, इन क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, अनलेस
नेशंस एक्ट कलेक्टिवली एंड अर्जेंटली, यही कोप पेरिस के अंदर बात हुई थी, जब पेरिस की कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात करी थी। अगर हम अभी भी एक कलेक्टिव एक्शंस नहीं लेंगे तो जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो इरिवर्सिबल होंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? की फाइंडिंग्स क्या है? वार्मिंग वेदर एक्सट्रीम्स, मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, और यही पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर बात करी गई थी। उन्होंने क्या बताया था कि 1.5 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, और अभी कितना बढ़ चुका है सर? 1.3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्लियर है? कुड रीच 3.9 डिग्री सेल्सियस, और ये एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो वार्म एरियाज हैं, जो डेजर्ट एरियाज हैं, जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे सर। क्लियर है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, पोल्यूशन क्राइसिस बहुत ज्यादा, एयर वाटर एंड सोइल पोल्यूशन देख रहे हैं आप, दिल्ली में ही देख रहे हैं कितना ज्यादा पोल्यूशन इंडिया के अंदर, बहुत सारी सिटीज हैं। हमारी इंडिया की कुछ ऐसी सिटीज हैं जो ग्लोबली सबसे पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट के अंदर आती हैं, टॉप 10 के अंदर 3-4 सिटीज कभी कभी आ जाती है। क्लियर है? इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं सर, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जीडीपीज में डिक्रीज आएगा, और ये बता रहे हैं कि 4% जीडीपी डिक्रीज कर जाएगी, और 20% जीडीपी 2000 इस सेंचुरी के एंड होते होते 20% तक जीडीपी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये रिपोर्ट है क्या, किसने पब्लिश करी है, क्या क्या इसकी फाइंडिंग्स है। क्लियर है? कब ये पब्लिश पहली बार करी गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। एक अवार्ड ये न्यूज में था इंडिया के अंदर कि किसको मिला है? कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट KREDL, ध्यान रखेंगे KREDL को ये मिला है, कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड। बहुत सारे ग्रुप्स को ये दिया गया अलग अलग, तो इस कैटेगरी को ये मिला है वॉन दी नेशनल एनर्जी कंजर्वेटिव अवार्ड फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन एनर्जी इफिशियंसी। अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बताया, ये अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। ये पोस्टर है 2025 का, तो प्रेसिडेंट मुर्मू, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा दिया गया है। क्लियर है? ये एनवायरमेंट मिनिस्टर है हमारे खट्टर साहब। क्लियर है? एक बार देख लेंगे, एनर्जी इफिशियंसी कैटेगरी में दिया गया। कर्नाटक की ये एक कंपनी है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड कब? हर साल दिए जाते हैं बाय दी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है। किस 2025 में किसने जीता है, किस कैटेगरी के अंदर? एनर्जी इफिशियंसी के अंदर ये जीता गया। क्लियर है? पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1991 के अंदर पहली बार स्टार्ट हुआ था। और क्या है इसका एम? एनकरेज बेटर एनर्जी यूज, रिड्यूस वाटर, रिड्यूस वेस्ट एंड सपोर्ट इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स। दीज आर द एम्स ऑफ दिस अवार्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ध्यान रखिए किसको मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, कब स्टार्ट हुआ था, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा यह दिया जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। साइट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20th, कहां पर हुई है इसकी कॉन्फ्रेंस? ध्यान रखेंगे उज्बेकिस्तान के अंदर इसकी क्या हुई है? कॉन्फ्रेंस हुई है। 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन इन्होंने बनाया है। क्लियर? एक बार है क्या? आइडिया फॉर साइट वाज प्रपोज्ड इन 1963 बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की रेड लिस्ट हमने अभी बात करी थी। और साइट का फुल फॉर्म क्या होती है एक बार देख लें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो हमने बात करा जो IUCN की जो रेड लिस्ट में जितनी भी स्पीसीज होती हैं उसके अंदर एक और हमने बनाया, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह रोकने के लिए, इलीगल ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। इट इज ग्लोबल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट टू एंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स प्लांट डज नॉट थ्रेट देयर सर्वाइवल, कि जो उनका ट्रेड अगर हो भी रहा है तो उनके सर्वाइवल को थ्रेट ना करते, इतने ज्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो जाए। क्लियर है? देख लेंगे क्या है। इंडिया ज्वाइन कब ज्वाइन किया था? 1982 के अंदर ज्वाइन किया था, और उसी के हिसाब से फिर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंदर भी कुछ अमेंड करके हमने फिर चेंजेस किए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है? 1963 में प्रपोज किया गया था और 1973 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन फोर्स में कब आया? ध्यान रखेंगे 1975 में ये फोर्स में आया। इंडिया ने कब
इसको ज्वाइन किया था 1982 के अंदर ज्वाइन किया था। कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? 20th कॉन्फ्रेंस है इस बार। ये कहां पर हुई है सर? उज्बेकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फुल फॉर्म याद रखेंगे साइट्स का है क्या, इंडिया ने कब लॉन्च किया और ये कब फोर्स में आया सर? 1975 के अंदर। क्लियर है? चलिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। सर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। मैंग्रोव वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के, नेशनल पार्क के ऊपर, रामसर साइट्स के ऊपर। तो हालांकि नेशनल पार्क तो बहुत ज्यादा है, मैं फिर भी चाहता हूं आपको पता हो कि नेशनल पार्क किस किस स्टेट के अंदर है। क्वेश्चन कभी भी रैंडमली पूछ लिया जाता है स्टेट वाइज की मैच द फॉलोइंग, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर है। और बायोस्फीयर रिजर्व तो हालांकि 18 ही है, तो ये तो आपको टिप्स में होनी चाहिए किस किस स्टेट के साथ है। फिर इसमें दो कैटेगरीज हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कुछ यूनेस्को ने क्या किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कुछ नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आपको पता होने चाहिए कितने रिकॉग्नाइज्ड हैं और कितने रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। क्लियर है? हालांकि मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैप दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है और बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया जो यूनेस्को ने क्या किए हुए हैं, अपने जो इनका एक प्रोग्राम है उसमें रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हैं। तो ये वाला जो डॉट है वो IUCN वाला डॉट है और ये जो नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया उनका डॉट है। तो एक बार देख लेते हैं बायोस्फीयर होता क्या है। रिजर्व्स आर एरियाज आइडेंटिफाई नेशनल गवर्नमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे सर बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या फर्क है, और एक आप कहेंगे कि सर फिर बर्ड सेंचुरी में क्या फर्क है या टाइगर रिजर्व के अंदर क्या फर्क है। ये चार चीजें हैं, तो ध्यान रखेंगे एक बार कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लियर है? ये बहुत बड़ा रीजन, उसके अंदर नेशनल पार्क आते हैं। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व से एक छोटी बॉडी है। हो सकता है किसी बायोस्फीयर रिजर्व में कोई नेशनल पार्क हो, बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, इसमें नीलगिरी नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, अलग अलग बर्ड सेंचुरीज आती हैं। बर्ड सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व उससे छोटे भी हो सकते हैं, हालांकि बर्ड सेंचुरी या टाइगर रिजर्व अलग अलग एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आया, बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा कंजर्वेशन एरिया है, नेशनल पार्क उससे छोटा है, उसके बाद बर्ड सेंचुरीज या आपका टाइगर रिजर्व आते हैं। क्लियर है? टाइगर रिजर्व के ऊपर भी क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, व्हाट इज बफर जोन, व्हाट इज कोर जोन, व्हाट इज एक्सटीरियर जोन। क्लियर है? इट इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा एरिया होता है। इट इज नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड रिमेन अंडर सोवरेन ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट। कि जिस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, सोवरेन अथॉरिटी किसकी होगी? स्टेट की होगी, लेकिन नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है। क्लियर है? इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसके अंदर 13 रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो 5 ऐसे हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया होगा और 13 को रिकॉग्नाइज किया गया। एक बार लोकेशन देख लेते हैं क्या है इनकी। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? क्या क्या लोकेशन है? सबसे पहले तो आया रिसेंटली, जो अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। रिसेंटली रिकॉग्नाइज कौन सा है सर? ये कोल डेजर्ट वाला, दिस इज कोल डेजर्ट। ये कहां पर है सर? आपका हिमाचल के अंदर है। एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका उत्तराखंड के अंदर है। अभी बात कर लेते हैं जो यूनेस्को से आपके रिकॉग्नाइज्ड हैं। क्लियर है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखना, पन्ना नेशनल पार्क भी है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। किसके अंदर आते हैं सर? ये दोनों MP के अंदर आते हैं। बहुत एक गुजरात के अंदर है, रन ऑफ कच्छ, हालांकि यूनेस्को हेरिटेज नहीं है, ये अभी यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। तो कौन कौन से हो गए? कोल डेजर्ट हो गया है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पंचमढ़ी एंड पन्ना। नेक्स्ट क्या है आपका? अचानक मार और अमरकंटक। अमरकंटक आपने पढ़ा होगा, अमरकंटक एक पीक भी है जहां से 2 रिवर्स फ्लो करती हैं। आपने देखा होगा नंदा देवी, वो सॉरी नर्मदा भी फ्लो करती है। और आपका होमवर्क है और कौन कौन सी नदी वहां से निकलती हैं। एक ट्राइब्यूटरी है गंगा की और एक फ्लो करती है आपकी किधर की तरफ? बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। तो मेजरली 3 रिवर्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं, अमरकंटक से ओरिजिन करती हैं। तो वहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कहां पर है सर? उड़ीसा के अंदर। और एक सुंदरबंस है उत्तराखंड के अंदर, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है? ये रहा आपका कैंगचेनजोंगा, ये सिक्किम के अंदर है आपका। और एक है आपका नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक नेशनल पार्क कहां पे आपका? सर मेघालय के अंदर है। क्लियर है? और नीचे 3 है आपके, नीलगिरी हो गया,
अगस्त मलाई हो गया और गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तो समझ जाएंगे कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। अगस्त मलाई यहाँ एक माउंटेन रेंज है, आप अगस्त मलाई अनाईमुड़ी उससे याद रखेंगे, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की पर्वतें भी हैं वहां पर जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर मिलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, क्लियर है। और एक नीलगिरी की एक स्पीसीज है जो कि रेड लिस्ट के अंदर भी आती है। तो आपका ये होमवर्क है कि नीलगिरी की वो कौन सी फेमस या बहुत प्रोमिनेंट है, न्यूज में रहती है, जो कि रेड लिस्ट के अंदर आती है, क्लियर है। तो ये हो गए आपके क्या, और एक ग्रेट निकोबार के अंदर भी है, ध्यान रखेंगे, एक ग्रेट निकोबार के अंदर भी है, क्लियर है। तो दिस इज योर, बाकी कौन कौन से हैं सर, एक रन ऑफ कच्छ हो गया है, आपका शेषाचलम है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये दिहांग दिमांग है, दिब्रू साइखोवा है, और मानस नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो दिस इज 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि क्या है, जो 13 है आपके वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, और बाकी 5 है वो नॉर्मल है। 5 कौन कौन से हैं सर, एक बार और देख लें, रन ऑफ कच्छ हो गया आपका, शेषाचलम हो गया है आपका, ये आपका दिहांग दिमांग हो गया है, डिब्रू साइखोवा हो गया है, और मानस नेशनल पार्क है। दीज आर योर नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी आपके रिकॉग्नाइज्ड है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ 18 है, तो ये तो आपको टिप्स के विद लोकेशन। और क्वेश्चन किस टाइप से भी आ सकता है, जैसे आपको बताया, आपसे पूछ लेगा कि इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रोनोलॉजी से लगाइए। हो सकता है रन ऑफ कच्छ दे देगा आपको, पंचमढ़ी दे देगा, और आपको डिब्रू साइखोवा दे देगा, क्लियर है, और आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क देगा। तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट के अंदर है। जब इनकी लोकेशन आपको मैप वाइज नहीं पता होगी तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैप के साथ याद रखेंगे तो एक पिक्चर बन जाएगी आपसे। अगर आपने नेशनल पार्क वगैरह वहां की कुछ स्पीसीज पढ़ी होंगी रिवर्स के साथ, तो आपको बहुत आसानी से याद है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। पहली बात तो क्रायोस्फीयर है क्या, एक रिपोर्ट है 2025 की, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट है, रिलीज करी है, अर्थ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के ऊपर है, क्लियर है। तो क्रायोस्फीयर होता क्या है, जितनी भी ये रेफर्स टू ऑल फ्रोजन वाटर। फ्रोजन वाटर क्या होता है, आइस कैप जो होती है माउंटेन्स के ऊपर होती है, ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं, या जो परमोफ्रोस्ट होती है, परमोफ्रोस्ट क्या होती है, जो किसी लेक के ऊपर जो एक आइस की वो परत बन जाती है वो होती है। सी आइस जो होती हैं, आइसबर्ग होते हैं, बड़े बड़े आइस शेल्फ होती हैं, या बहुत बड़ी आइस शीट जैसे अंटार्कटिका वगैरह है। तो फ्रोजन वाटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर बोलते हैं। एनी प्लेस वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म, जहां पर वाटर सॉलिड फॉर्म में हो या कि आइस की फॉर्म में हो, इंक्लूड्स ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, स्नो, आपका स्नो कवर, परमाफ्रोस्ट आइस कैप्स एंड आइस शेल्फ्स, क्लियर है। दिस इज क्रायोस्फीयर। रिपोर्ट्स में क्या है, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स, अभी हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट्स के ऊपर, बहुत सारी रिपोर्ट की बात करी हमने, क्लियर है। परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करी, क्लाइमेट की बात करी, या आपकी GO7 की बात करी हमने, क्लियर है। या अब हम इसी इनिशिएटिव की बात करें क्रायोस्फीयर का, उन्होंने कहा क्रायोस्फीयर नियरिंग इरिवर्सिबल मेल्ट होते जा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल आइस लॉस होती चली जा रही है, सी आइस है वो डिक्लाइन हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है। अब अगर जो बर्फ है वो पिघलेगी तो सर सी लेवल तो राइज करेगा ही करेगा। वाटर रिसोर्सेज है, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है ग्लेशियर्स वगैरह, वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं। ओशियन चेंज हो रहे हैं सर, सैलिनिटी बढ़ती चली जा रही है, एसिडिक होते चले जा रहे हैं वो। इंक्रीज्ड रिस्क, और रिस्क तो रहेगा ही जब वाटर मेल्ट होगा बहुत ज्यादा और रिड्यूस स्नो कवर होगा, ओशियन एसिडिफिकेशन होगा, तो रिस्क तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर आएगा ही आएगा, क्लियर है। दीज आर द की फाइंडिंग, ध्यान रखेंगे। परमफ्रोस्ट होती क्या है, ये रिपोर्ट किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड दिस इज आर अगेन जो हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट चीता के ऊपर है। न्यूज में किस लिए था, इंडिया बोत्सवाना चीता ट्रांजैक्शन पैक्ट। अब हमने बोत्सवाना से भी पैक्ट किया है चीता वहां से ट्रांसलोकेट करने के लिए, यानी कि मंगाने के लिए। हमने अभी एक लास्ट में करंट अफेयर की क्लास करी थी जो हमने ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के ऊपर करी थी, तो हमने बोत्सवाना के ऊपर या नमीबिया के ऊपर पढ़ा था। हालांकि नमीबिया के ऊपर पढ़ा था, हाईलैंड सिविलियन अवार्ड मिला था हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो नमीबिया के साथ साथ हमने बोत्सवाना का भी पढ़ा था, वहां भी थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, टाइगर्स वहां से मंगाए हैं, और यूपीआई से रिलेटेड भी एक फैक्ट हमने वहां से पढ़ा था, क्लियर है। दोबारा से बोत्सवाना आ गया, एक बार देख लेंगे बोत्सवाना। इंडिया बोत्सवाना फॉर्मली अनाउंस ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीतास एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। एक बार प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं, प्रोजेक्ट चीता है क्या।
कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट चीता? 2022 में स्टार्ट हुआ था। एंड अराइवल ऑफ चीता नमीबिया और साउथ अफ्रीका से मंगाए गए थे। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल रिलोकेशन, पहला है इंटरनेशनल रिलोकेशन। क्लियर है? अब एक बार देख लेंगे कहां से मंगाए। सबसे पहले हमने 8 चीता कहां से मंगाए थे सर? नमीबिया से मंगाए थे 2022 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने 12 चीता कहां से मंगाई? 2023 में अफ्रीका से मंगाई। और 2025 में जो अनाउंसमेंट हुआ है वो कहां से हुआ था सर? बोत्सवाना से 8 चीता से ऊपर। तो बोत्सवाना कहां की कंट्री है सर? ये अफ्रीका के अंदर है। ये क्लियर है? अफ्रीका के अंदर है। बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है विद 70% ऑफ इट्स लैंड मास कवर्ड बाय द कालाहारी डेजर्ट। बड़ा फेमस डेजर्ट है सर। नमीबिया इसका जो बॉर्डरिंग कंट्री है, या जिम्बाब्वे की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो एक नमीब डेजर्ट आता है और एक कालाहारी डेजर्ट। मैंने आपको बात करी थी कालाहारी डेजर्ट। तो 70% जितनी भी इसकी लैंड है वो कालाहारी डेजर्ट के अंदर ही समाई हुई है। क्लियर है? तो वहां से हम मंगा रहे हैं चीता को। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट चीता की पॉपुलेशन है वहां पर, ध्यान रखेंगे। तो वहां से हमने कितने चीता मंगाए सर? 8 चीता मंगाए। क्लियर है? इस समय ऑलमोस्ट 36 टू लेकर, जो आज हम जिस दिन इस क्लास को ले रहे हैं, 36 टू 38 के अराउंड चीता की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर हो चुकी है। क्लियर है? तो मंगाए कितने थे हमने? टोटल अभी कितने आ चुके हैं? 28 के करीब आ चुके हैं। हालांकि ब्रीडिंग वगैरह के बाद तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और आई होप ये सक्सेसफुल हो ट्रांसलोकेशन। और पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट चीता समझ में आ गया कब लॉन्च हुआ है, किस किस स्टेट से हमने मंगाए हैं। और एक क्वेश्चन बन जाता है आपका यहां से कि सर हमने इनको ट्रांसलोकेट किया कहां पर है? कहां पर ट्रांसलोकेट किया गया? किस नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसलोकेशन हुआ है? किस नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसलोकेशन हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क। और कहां पर है सर? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के अंदर है कूनो नेशनल पार्क है। एक होमवर्क और बन जाता है कि जो ये आने वाले बोत्सवाना के जो ये चीता है, ये कूनो नेशनल पार्क के अंदर आएंगे या अब गवर्नमेंट ने किसी और नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसलोकेट करने की बात करी है? तो दिस इज योर होमवर्क। उस नेशनल पार्क को जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपकी एक और नेशनल पार्क याद हो जाएगा कि एमपी में, बता ही दिया मैंने, हालांकि वो एमपी में ही है। तो एमपी के किस नेशनल पार्क, दूसरे नेशनल पार्क के चीता को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरांदा फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को बोला था कि इसको इकोलॉजिकल रिच सरांदा फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने। तो पता चल जाता है कहां पर है सर? ये झारखंड के ऊपर है। इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है। साल ट्री होते हैं आपका, सबसे बड़ा एशिया का साल फॉरेस्ट है ये। 820 से लेकर 900 स्क्वायर किलोमीटर से फैला हुआ है। छोटा नागपुर बायोग्राफिक जोन है। छोटा नागपुर प्लेटू आपने पढ़ा होगा, कहां पर है सर? ये झारखंड के ऊपर, झारखंड के यहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेटू है, उसी के आसपास ये एग्जिस्ट करता है। ये देखेंगे झारखंड है और इस सेरा आपका सरांदा फॉरेस्ट है। इधर आपका ये उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है आपका, तो उस रीजन के अंदर है। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है इधर साइड। क्लियर है? इट हैज, और फैक्चुअल क्या है, हो, मुंडा, यूराव एंड अलाइड आदिवासी कम्युनिटीज का ये इनहेबिटेटेड प्लेस है। क्लियर है? इट ऑल्सो अकाउंट 26% ऑफ इंडियाज आयरन और रिजर्व। क्यों हो जाता है सर? ये नाम आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, तो छोटा नागपुर प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, ये प्लेटूज पढ़ते हैं झारखंड के अंदर। तो 26% भारत की जो आयरन ओर्स हैं वो यहीं पर ही पाई जाती हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कहां पर है, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सरंदा फॉरेस्ट वाज इन न्यूज इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। तो कहां पर लोकेटेड सर? झारखंड के अंदर लोकेटेड। क्यों न्यूज में था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित कर दिया जाए, झारखंड गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड टाइगर सफारीज। टाइगर सफारी सबने सुनी है, सफारी करते हैं, वीडियोस भी देखी होंगी, खुली जीप में लोग ट्रैवल करते हैं, उसमें उनको क्या बोलते हैं? टाइगर सफारी बोलते हैं। टाइगर रिजर्व में अगर आप कर रहे हैं, नेशनल पार्क में कर रहे हैं, तो नॉर्मल उसको सफारी बोल देते हैं। अगर किसी टाइगर रिजर्व के अंदर है, टाइगर देखने के लिए अगर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? टाइगर सफारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया है टाइगर सफारीज को। कहां पर? डायरेक्शन टू प्रोहिबिट सफारी इन कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। पूरी तरीके से बैन नहीं किया है, लेकिन कहां पर बैन किया है सर? जो कोर एरियाज या क्रिटिकली
टाइगर हैबिटेट एरियाज होते हैं उसके। तो इसका मतलब अगर कोई टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर नहीं, इसको टाइगर रिजर्व मान के चलना, टाइगर रिजर्व अगर कोई है तो उसके अंदर 3 जोन होते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे एक तो होता है कोर जोन, जो कोर जोन होता है, उसके बाहर आता है आपका बफर जोन, क्लियर है, और थर्ड आता है आपका ट्रांजिशन जोन। ये टेबल है आपका कहां कहां कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी अलाउड है। अब आप देखेंगे जो कोर एरिया है किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अलावा, यानी कि रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बाकी क्या है, अगर आप बफर जोन की बात करें, आप बफर जोन में आपने देखा होगा कि सर टूरिज्म भी यहां होता है, तो आप जब सफारी करने जाते हैं, टाइगर सफारी, तो कहां तक जाते हैं, मैक्सिमम आप बफर जोन के अंदर जाते हैं। आप कोर जोन के अंदर तो वैसे भी अलाउड नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, क्लियर है। तो बफर जोन के अंदर और कोर जोन और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी प्रोहिबिट कर दिया है गवर्नमेंट, क्लियर है। और क्या क्या हो सकता है सर, मॉनिटरिंग हो सकती है, रिसर्च पर्पस के लिए हो सकता है, वहां आप देखेंगे रिसर्च पर्पस है, ये एजुकेशन पर्पस है, और आपका टूरिज्म का पर्पस है आपका, क्लियर है। और मॉनिटरिंग, और क्या हो सकता है, ह्यूमन सेटल, क्वेश्चन आते हैं क्या बायो बफर जोन में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, बिल्कुल होते हैं सर, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं। बाकी थर्ड आता है ट्रांजिशन जोन जो होता है, क्लियर है, जो आपका बिल्कुल ही एक्सटीरियर पार्ट होता है किसी भी टाइगर रिजर्व का, क्लियर है। क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड है मैंने लिख दी है, हालांकि टेबल से बहुत आसान रहेगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो बेच देख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं कि आप टूरिज्म के लिए किस जोन तक जा सकते हैं, तो सर कोर जोन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि कोर जोन के ऊपर टूरिज्म अलाउड है या नहीं है। जी नहीं, किसी भी तरीके का सेटलमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का टूरिज्म वगैरह नहीं हो सकता है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है आपकी किसी भी तरीके की कोर जोन के अंदर, क्लियर है। एक और स्लाइड है आपकी टाइगर रिजर्व्स के ऊपर ही, किसी एक और स्टेट ने अप्रूव बोला था, नोटिफाई, ये आ गया, नेक्स्ट स्लाइड ये आ गई आपकी। सुप्रीम कोर्ट हैज नोटिफाइड गोवा टू नोटिफाइड अ टाइगर रिजर्व। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए बोला है कि इनको टाइगर रिजर्व बना दिया जाओ। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं गोवा के अंदर, आपको नाम याद हो जाएगा। एक तो ये है कोतीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर रिवर भी है एक, रिवीजन हो गया आपका, एक रिवर भी है इसी नाम से, क्लियर है। तो नेत्रावली और कोतीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गोवा के अंदर है, क्लियर है। और बिल्कुल एंड पर आती हैं, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये गोवा है, तो यहां कर्नाटका है, इसी बिल्कुल बॉर्डर के आसपास पड़ता है, काली टाइगर रिजर्व है, उसी के आसपास है ये, क्लियर है। उसी के आसपास ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये हैं एग्जिस्ट करती हैं गोवा की। और क्या होता है टाइगर, अब टाइगर को तो नहीं पता ना कि ये टाइगर रिजर्व है, गवर्नमेंट ने इतना टाइगर रिजर्व बनाया रखा है और इससे बाहर नहीं जाऊंगा मैं। अब टाइगर तो वो घूमकर जंगल में कहीं भी जा सकता है, तो कई बार साइटिंग इनके अंदर भी देखी जाती है, वो यहाँ पर भी रहने लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दो, ताकि यहाँ लोग ना जाएं और एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो या हंटिंग वगैरह ना हो सके, क्लियर है। कमेटी हैज ऑल्सो रिकमेंडेड भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी गोवा के अंदर है, और इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात करिए, क्लियर है, एज द बफर जोन अभी बात करें। इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, और लेटेस्ट क्या है, माधव टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना माधव नेशनल पार्क भी है, माधव नेशनल पार्क के अंदर ही माधव टाइगर रिजर्व है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है या नहीं है, क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, या ये नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको टिप्स पे होने चाहिए कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है या नहीं है, या कौन सा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है या नहीं है, स्टेट वाइज विद लोकेशन ऑन द मैप आपको टिप्स पर होने चाहिए, क्लियर है। नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्लियर है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, पहला कोर एरिया होता है, उसके बाद बफर जोन आता है, वो क्या क्या हैबिटेट आइसोलेट्स होते हैं, आपका मेटा पॉपुलेशन, छोटी छोटी पॉपुलेशन होती है, टूरिज्म अलाउड होता है, लेकिन जो कोर एरिया होता है उसके अंदर किसी भी तरीके की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड द लास्ट स्लाइड इज नेशनल पार्क्स इंडिया। आपके लिए मैंने जितने भी इंडिया के अंदर नेशनल पार्क्स हैं इंपोर्टेंट उनकी एक लिस्ट यहां पर एक विद मैप विद स्टेट वाइज आपको लगा दिया है। प्लीज इसको बार बार रिवाइज कर लें, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के एक भी नेशनल पार्क मत छोड़ना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री, गोविंद घाट, वैली ऑफ नेशनल पार्क है। बिहार के अंदर एक है, या उत्तर प्रदेश के अंदर एक है, दुधवा नेशनल पार्क है, और दुधवा नेशनल पार्क के पास में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। और असम के अंदर दिब्रू साइखोवा हमने बात करी थी, बायोस्फीयर रिजर्व भी था ये। क्लियर है। और मानस नेशनल पार्क की बात करी थी, ये भी क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व था। या मेघालय की बात करें तो मेघालय में हमारा नोक्रेक रिज था, ये नेशनल पार्क है, और सर ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मणिपुर में एक है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और यहाँ की एक फेमस लोकटक लेक आपने सुना होगा, लोकटक लेक, लोकटक लेक, जिसको और इस केबुल लामजाओ को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्यों सर, एक ग्रास मिलती है, एक वेजिटेशन है फुंडिस, फुंडिस क्या हो, पानी के ऊपर तैरती रहती है, लोगों ने उसके ऊपर घर बनाए हैं, आप जाएंगे तो उसके ऊपर घूम भी सकते हैं, तो इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। केरला के ऊपर आपने सुना होगा, कर्नाटका के ऊपर सर नीलगिरी नेशनल पार्क, यहां पर क्या है, नीलगिरी जो रेंजेस हैं वहां पर ये है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। ये रहा आपका राजीव गांधी है। क्लियर है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे भी रिसोर्सेज के मामले में। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस, महावीर गोवा के अंदर अभी हमने बात करी थी, महावीर नेशनल पार्क की बात करी थी, महाराष्ट्र के ऊपर क्वेश्चंस कई बार आए हैं। और सर आंध्र, अंडमान एंड निकोबार के ध्यान रखना, कुछ आइलैंड्स के नेम चेंज वगैरह हुए थे। वेस्ट बंगाल, बक्सा, गोरमुख, अगर आप एक दिन में एक स्टेट को भी याद करेंगे तो मैं ये मानकर चल रहा हूं आसानी से आपके 10-15 दिन के अंदर अंदर एक एक दो दो स्टेट्स, मान के चलिए कि आपने एक बड़े स्टेट को कवर कर लिया और बाकी छोटे छोटे स्टेट्स को कवर कर लिया, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम, इनमें तो एक एक ही है। और ये आपने देखा होगा खांग सीजेंट जोंगा जो है, ये आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिक्किम के अंदर। क्लियर है। तो इस टाइप से याद करना है, एक एक नेशनल पार्क आपके पास टिप्स पर होने चाहिए सर। रिवर्स नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये पता होने चाहिए आपको स्टेट वाइज विद लोकेशन ऑन मैप्स। क्लियर है। तो दिस इज फॉर ऑल टुडे। रामसर साइट्स के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे पहले भी, 98 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि कौन दूसरी और रामसर साइट्स हैं जो इंक्लूड हुई थी। एक छत्तीसगढ़ में हुई थी और एक कहां हुई थी, राजस्थान के अंदर है। तो सिलीसेर थी, एक सिलीसेर जलाशय था, और एक कोपरा जलाशय था। ये दो और रामसर साइट्स ऐड हुई थी। क्लियर है। अलोंग विद जो हमने गुजरात में बात करी थी। क्लियर है। तो कितनी 98 रामसर साइट्स अभी हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। रिसेंटली 425 के अंदर या 26 के अंदर 4 रामसर साइट्स को ऐड कर दिया गया था, पहले 94 थी, अब कितनी होगी, 98 रामसर साइट्स होगी। क्लियर। तो रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व के क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमने इंक्लूड किया है। क्लियर। विद उसके अलावा स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन आए, जैसे हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करी, या वेस्टर्न ट्रैगोपान की बात करी, हिमाचल का स्टेट बर्ड है या राजस्थान का स्टेट बर्ड है, या नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर कहां पर है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाया जाता है। क्लियर है। इस एरिया के अंदर है, ये जो आपका कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु का रीजन है, इसके बहुत पाया जाता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वनरेबल के अंदर है, ये आपका होमवर्क है, आप ये पता करके आएंगे। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सर असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा है, मानस है, ओरांग है, इनकी कुछ स्पीसीज हैं, गोल्डन मंकीज वगैरह हैं, ये बहुत सारी, या पेंगुइन वगैरह हैं, पेंगुइन नहीं, एक स्पीसीज है, ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे मोंक के नाम से याद रखेंगे, मोंक, मोंक, M1 M2 मोंक, या ठीक है, मानस है, ओरांग है, और आपका क्या है, नामेन है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा और दिहांग पटकाई, ये नेशनल पार्क इस तरीके से एक्रोनिम बनाकर याद कर लेंगे। तो नेशनल पार्क आपको रटे होने चाहिए, विद बायोस्फीयर रिजर्व, किस लोकेशन है, कोई रिवर वहां से फ्लो करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस एनवायरमेंट पे बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। क्लियर है। ईमानदारी से प्रिपरेशन करेंगे तभी सर कुछ होने वाला है। कुछ भी अगर छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने
प्रिपरेशन को पैरालाइज कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, साथ में आपको दुगनी मेहनत करनी है। क्लियर है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।